धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और वैसे तो आजकल बात करनी पड़ रही है सऊदी अरब की, क्योंकि वहां बड़ी मध्यस्थता हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। और इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति ने भी दिखाई है एक बड़ी हुंकार। और ग्रीनलैंड में भी हो रहा है चुनाव, जहां अपने पंजे गाड़ देना चाहते हैं मिस्टर ट्रंप। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी बहुत कुछ घट रहा है ट्रंप के खिलाफ। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबर की शुरुआत मैं करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के दौरे से। वो मॉरिशस पहुंचे हुए हैं। सारे दिन कल मीडिया ने दिखाया कि कैसे बिहारी साड़ी पहनकर, भोजपुरी गीत गवाकर नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव का शंखनाद मॉरिशस से कर दिया है। लेकिन वो वहां पर इस तरीके से मस्त हैं और व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमारी दारू पे 150% का टैरिफ लगाते हो, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स अब लेट हो चुके हैं, मनमोहन सिंह पर कटाक्ष किया करते थे, कुछ नहीं बोलते। हालांकि उस समय उनका बोलना ना बोलना किस हद तक था और किस हद तक नहीं था, बात अलग है। हमारे प्रधानमंत्री जब सही मौका आता है वहां पे एकदम खामोश हो जाते हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, चीन जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो घुसा उसका मसला हो, एकदम खामोश हो जाते हैं। शायद यह उनके विदेश नीति की रणनीति हो जो मेरे समझ से बाहर है। जबकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हो या कनाडा के हो या यहां कोलंबिया तक कोलंबिया हो छोटा सा देश, नेपाल हो कोलंबिया, छोटा सा देश। जी जी, ये सब के सब अपनी आवाज पूरी तेज तरह से बोल देते हैं। उनको कोई हिचक नहीं है। बाद में होगा सो देखा जाएगा, डरने की बात नहीं है। हम लोग इतना क्यों दब्बू हो जाते हैं इस मसले में? हमारे विदेश मंत्री हो, हमारे बाकी लोग हैं, और 150% हमें मालूम है कि विदेशी शराबों को, यह जान ले कि विदेशी शराबों को, मैं शराब पीने के लिए नहीं बोल रहा हूं, के ऊपर भारी टैरिफ लगाया गया हाल फिलहाल में, पिछले साल 1.5 साल से। और इसका कारण है कि हमारे जो देशी जो शराब बनाते हैं उनकी बिक्री में कुछ कमी आई थी, इसलिए उन पर टैरिफ बढ़ा दिया गया ताकि ये वाले चीज बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं से पूरे दुनिया में हंगामा बचा गया कि हमारे जो आजकल के जो शराब बन रहे हैं वह दुनिया भर में सबसे बेहतर शराब है, खासकर विस्की है, स्कॉच है। तो यह जानबूझ के किया गया है। अब इनके कितने पैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जा रहा है या कितने पैसे, अब तो खैर इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं है, लेकिन चुपके चुपके बीजेपी के पास जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है, ना ही डेटा है इसके पास। लेकिन वह होगा तो करोड़ों नहीं अरबों में होगा। और हमें मालूम है कि यह है, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा, आने वाले बिहार के चुनाव में होगा, जिससे आपने उसकी बातें की है। तो यह सब चीजें जो हैं सो मुख्य रूप से वह हमारे देश के हित में नहीं, देश के हित मतलब देश की जनता के हित में नहीं, बल्कि देश के उस हित में बात करते हैं जो चंद पूंजीपतियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह हमारी विदेश नीति है। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूं सर, क्योंकि जैसा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकाया, अबे हमने तुम्हें इतना दिया था, हम वापस लेंगे, और कल को हम जो ये घटा रहे हैं टैरिफ अमेरिका की वस्तुओं पर, और ट्रंप कहने लगा कि इतने दिनों तक वसूला है, इसको वापस दो, फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। इन शराब पर जहां उन्होंने रोक लगाई थी फिर शुरू कर देंगे। हमें पता है एलॉन मस्क का स्टारलिंक आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे अंबानी के साथ क्या होगा वो देखने की बात है। जो उनका कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसका क्या होगा वह भी देखने की बात है। लेकिन उन्होंने खुलेआम कहा, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है मिस कैरोलिना, उन्होंने खुलेआम कहा और उसमें भी लिया कि ट्रंप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं रेसिप्रोसिटी पे, यानी बराबरी के आदान प्रदान पे। हालांकि ट्रंप का दूसरा भी नीति है, मैक्सिमम प्रेशर लगाओ, छोड़ना नहीं है किसी को। और उसमें उन्होंने सबकी बातें की, कनाडा के ऊपर कहा, जापान के ऊपर कहा कि कुछ कुछ वस्तुओं पर 600, 700, 100% का वो टैरिफ लगाते हैं। और उसी में उन्होंने मेक्सिको की बातें कही और इंडिया की बातें कही। तो इंडिया पे उनकी बहुत जबरदस्त नजर है। और इंडिया की एक लाइन कहूं तो जो पहले की जो विदेश नीति है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, से पाकिस्तान, बांग्लादेश में, चाहे बाइडेन रहे हो, चाहे उनके पहले के राष्ट्रपति रहे हो, या आज के ट्रंप हो,
कोई परिवर्तन नहीं है। वो इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहते हैं, वो नजर आ रहा है। जी, वो कब्जा जमा रहे हैं और बंदा अपनी मस्ती में है, आग लगे बस्ती में है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आईसीसी वारंट जारी होने के बाद फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, या यूं कहूं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति के पिता को गिरफ्तार करके हैग ले जाया जा रहा है। क्या जुल्म कर दिया बेचारे ने। बेचारा नहीं है, बहुत दुष्ट आदमी थे ये भी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में 2016 से 22 में 6 साल का होता है वहां पे चुनाव, इन्होंने बड़ी जोर शोर से दिखाई। हमारे देश में भी जैसे होता है कि लोगों ने गुंडों को मरवा दिया, तो गुंडों को यदि गुंडों से मरवाओगे, चाहे वो पुलिस की गुंडागर्दी हो या पुलिस हत्या कर रही हो, तो उससे देश में शांति नहीं आती है, बल्कि जनता को मूर्ख बनाने का है। और उनके पैसे को लूट कर तुम अपने पास ला रहे हो। वह देश में प्रजातंत्र की ताकत को मजबूत नहीं करता है, जहां तक जनता की बात है। इन्होंने कहा वॉर ऑन ड्रग्स, और कहा कि अमेरिका ने भी वॉर ऑन ड्रग्स किया था, हम भी कर रहे हैं। लेकिन उस और इसमें कोई खास अंतर ना होने के बावजूद इन्होंने एक डेथ स्क्वाड बनाया अपने पुलिस की मदद से, अपने जनता के जो गुंडे लोग थे उनके मदद से, जैसे हमारे भी हो रहा है। और उनके मदद से इन्होंने खुलेआम मारा, उनको पकड़ के ले आओ, जेल में डालो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो, कोर्ट में जाओ, ये सब कुछ नहीं, खुलेआम मारा। और कहते हैं कि 6,000 से अधिक लोगों को मरवाया इन्होंने। और आईसीसी ने अंततः अरेस्ट वारंट निकाला कि हेग में लाओ इनको और इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि इनके साथ साथ पीछे ये हुआ कि हांगकांग से आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे, उठा के वहीं से लेके चले गए, मौका भी नहीं दिया, क्योंकि प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वह इनके खिलाफ है, नहीं चाहते कि उनको कभी मौका मिले। और इसीलिए उनकी बेटी, जिनकी आपने चर्चा की, वाइस प्रेसिडेंट, वह पीछे पीछे भाग के वो पहुंच गई है हेग में कि हम क्या कर सकते हैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए। छोटी बेटी फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हिबस कॉर्पस कहते हैं कि हमारे पिता के पता ही नहीं है कहां पे है, क्या अचानक उठा के चल दिए, किया जाए तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं लगता है कि इस चंगुल से बच पाएंगे, क्योंकि इनके जो खुद के बयान हैं, जैसे कि इसराइल में यदि वास्तव में आईसीसी को मौका मिले तो खुद किनके बयान है, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके, कि मारो, खत्म कर दो, ये कीड़े मकोड़े हैं, वगैरह वगैरह है। और जो भी हमारे आईडीएफ के फौज उनको मारेंगे, बलात्कार करेंगे युद्ध के दौरान, उसके अगेंस्ट में उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी खुलेआम छूट कि तुम गुंडागर्दी करो, तो ये अच्छी बात है, कहीं से बेचारा नहीं है। जी, चलिए अब रुख कर लेते हैं उस ग्रीनलैंड का, और वहां पे हो रहा है चुनाव जिस पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। क्या ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग हो जाएगा और ट्रंप के चंगुल में, पंजे में चला जाएगा। बताया जा रहा है जो चुनाव लड़ रही हैं 6 पार्टियां, उसमें से 5 पार्टियां डेनमार्क से अलग होना चाहती हैं। बिल्कुल। अब इनको, इनका कहना है कि भाई डेनमार्क तो हमारी कोई सुरक्षा कर नहीं रहा है। वैसे बाय द वे, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम अपनी सेना को यूक्रेन में भेजने के लिए तैयार हैं। इस पे रूस की स्पोक्स वोमैन ने, पर्सन जो भी कहें, उन्होंने कहा कि पहले अपने ग्रीनलैंड को तो संभाल लें, फिर हमारे यहाँ आने की बात करें। तो ग्रीनलैंड के लोगों को पता चल गया है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत छोटी सी आबादी है उनका, कुल मिला के मतलब करोड़ में भी नहीं आते हैं ये लोग। और वहां के 85% लोगों ने कहा कि 57,000 है, मतलब 1 लाख भी नहीं है संभवतः इनका, जो भी है बहुत कम है इनका पॉपुलेशन। तो उसके 85% लोगों ने कहा कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और ना ही अब हम डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। डेनमार्क कहता है कि ग्रीनलैंड की जो मुख्य उनका व्यापार है वो मछली मारने का है, जो कि वह डेनमार्क भेजते हैं। और डेनमार्क भी कुछ ना कुछ वहां से इनको सामान काफी हद तक, यानी करीब 50 से 55 मिलियन डॉलर सालाना, हालांकि डेनमार्क के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा राशि है, वो उनको देता है कि तुम जियो, ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि हम खुद ब खुद अपने को संभाल लेंगे। हमारे रेयर अर्थ के कारण यदि अमेरिका हमको अपना देश का हिस्सा बनाना चाहता है, तो हम डेनमार्क का हिस्सा क्यों रहे। यदि हमारे पास है तो हम दूसरे लोगों को, हालांकि हमारे यहाँ अभी खनन का उतना विकास नहीं हुआ है, क्योंकि डेनमार्क ने हमें करने नहीं दिया, हमको अपने कब्जे में रखा। अब हम दूसरे, यदि चीन को बुला ले तो 2 महीने के अंदर में सब कुछ वहां कायाकल्प कर दे। खैर, तो उसकी बात छोड़ दे। तो यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये 5 लोग में से यदि कोई भी जीतता है, 5 पार्टियों में से, तो इनको ग्रीनलैंड को एक अच्छा नया चलिए, रास्ता मिला। यहाँ पे तो लगता है कि ट्रंप और मस्क जो है इन चुनावी पार्टियों के पीछे होंगे ताकि ऐसा करके ग्रीनलैंड को अपने साथ मिला ले। लेकिन रोमानिया में जो बंदा जीत रहा था, अब उसको दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे हैं। जॉर्जेस्क्यू को, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और यह बड़ा ही मतलब खतरनाक चीज है।
जैसे ईरान में, ईरान की सब ये वेस्टर्न पार्टी जितने इनके मीडिया है, सोशल मीडिया है, गाल देते हैं कि देखो वह भी कोई प्रजातंत्र है, वहां पे वही चुनाव लड़ सकेगा जो कि वहां के रिलीजियस हेड है, सबको नहीं देंगे। यहां पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के द्वारा वहां का जो तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके द्वारा यह वर्डिक्ट दिलवाया, यह खुलेआम है कि ये आगे चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि वो नंबर 1 रहा है, कारण है कि रशिया के ने उनके पक्ष में टिकटॉक के द्वारा इनको चुनाव जिताने में मदद किया। क्या तुम्हारे पीछे के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारे जो पिछले चुनाव जर्मनी में हुआ और जो नंबर 2 आ गए वहां के ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एलॉन मस्क के द्वारा, क्या उसने नहीं किया? क्या ग्रीनलैंड में एलॉन मस्क नहीं कर रहे हैं? क्या तुम्हारे यहां भी नहीं कर रहे हैं? तुम रोक लो जहां तक रोकना चाहो। तुमने बांग्लादेश में वही किया, पाकिस्तान में वही किया, इंडिया में भी तुम करने की पूरी कोशिश करते रहे हो पूरे पैसे लगा के। तो हालांकि जहां तक जॉसेस्क्यू की बात, उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य था अपने देश के वासियों को दिखाने के लिए कि तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी प्रजातंत्र तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलिए जी, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर का, और इस खबर की जो असली हकीकत है उस पर शायद अभी कोई बात नहीं कर रहा। पहले रूस के साथ बैठ के सऊदी अरब में बात की, फिर यूक्रेन के साथ बैठकर सऊदी अरब में बात की, फिर कह दिया 30 दिन की जंगबंदी करने जा रहे हैं, और फिर खबर यह भी आ गई कि हथियार भी देंगे और जो सैटेलाइट से हम तमाम चीजें इनको दिया करते थे, जानकारियां, वो भी देंगे। तो ये ट्रंप जो है, आप जो कहते आ रहे थे अभी तक कि रूस को फंसाएगा फिर से एक बार, क्या फंसा लिया है? देखिए यह एक संदेशा था या अंदेशा था। हालांकि पूर्ण रूप से कहें तो साजिश वाली सिद्धांत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल मन से सोच के कर रहे हैं। इसका अंदेशा बनता था जो अब सामने आ रहा है। और देखिए किस तरह से फटाफट हुआ। जेलेंस्की वहां जाके बैठा हुआ है, स्टारमर उसके क्षण क्षण जो क्या हो रहा है वो चीज कर रहे हैं, और नेटो के सारे मतलब हेड, सारे इंटेलिजेंस लगा हुआ है। सीक्रेट मीटिंग होती है कुछ घंटों की, कुछ चंद मिनट के लिए वहां के जो पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं, वो कैमरा लेके आते हैं, इनके सामने आते हैं, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, उनके सामने करते हैं कि अब यूक्रेन तैयार हो गया। इस बीच में यूक्रेन ने पहले बोला था रिग्रेटेबल है जो भी इनके साथ हुआ था ट्रंप का अमेरिका में, वॉशिंगटन में, उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस की घटना के बारे में, फिर माफी मांगते हैं, और फिर यहाँ पे अब 30 दिन के लिए कहते हैं कि 30 दिन के लिए अभी इमीडिएट संधि हो जाए, उसके बाद से बातचीत करके हम आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। यानी 30 दिन के लिए रुक जाए। 30 दिन में जो यूक्रेन की हालत बहुत खस्ता है, अब जो भी इनका बचा हुआ था कुर्स्क में, पूरे कुर्स्क ओब्लास्ट में 60-70% से अधिक जगह रूस वापस ले चुका है। बाकी जगहों में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और रूस के इंटेलिजेंस का अपना अनुमान है कि इस आने वाली गर्मी के अंत तक, जहां तक यूक्रेनियन सैनिकों की बात है, और वो ध्वस्त हो जाएंगे, उनका पूरा का पूरा फ्रंट गिर जाएगा, और यदि अमेरिका उनको ना मदद करे तो उसके बहुत पहले ही हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका और वेस्टर्न पावर, यूरोपियन यूनियन जो चाहते थे, वह अब उनको ये लग गया। यूरोपियन यूनियन की हेड वह भी अब जा रही है, यूरोपियन यूनियन कमीशन के जो हेड है वहां के, वह भी अमेरिका जा रही है मिलने की। नेटो के हेड जो रूटो हो वो भी जा रहे हैं अमेरिका मिलने के लिए। सब मिलके कह रहे हैं बचा लो जो भी बचा हुआ है। वो 30 दिन के लिए करना चाहते हैं ताकि हम फिर से ताकत कर लें, और इनका असली चेहरा वापस आ गया है। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब यह देखना होगा कि पुतिन क्या सोचते हैं, रूस की जनता क्या देख रही है। 3 साल से लड़ रहे हैं, इनकी भी काफी बर्बादियां हुई ठीक हैं, है, इनकी भी सेना थक चुकी है। देखेंगे पुतिन और रूस का क्या नजरिया रहता है। लेकिन एक जी, सवाल मेरे जहन में है सर, जब आप जंगबंदी कर रहे हो तो फिर आप ये हथियार क्यों भेज रहे हो, फिर आप सैटेलाइट से इमेज क्यों दे रहे हो? और यही सब किया ट्रंप ने गाजा में। नेतन्याहू से एक तरफ दबाव डाल के जंगबंदी करवाई और दूसरी तरफ उसको हथियार पहले वाले भी भेज दिए जो बाइडेन ने समझौता कर रखा था, और बाद में कांग्रेस को बाईपास करके खुद भी भेज दी। ये मुझे थोड़ा समझाओ, क्या है ये कहानी, हथियार क्यों भेज रहे हो? अमे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या उनका जो डीप स्टेट होता था जो करते थे, वह काफी हद तक पर्दे के पीछे करते थे। 10 साल 20 साल बाद जाके बंडा फूटता था। जैसे ईरान में शाह को लाया गया था, पहले के चुने हुए, 1932-34 से, पता नहीं उस समय हुआ था कब हुआ था, समय मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। सीआईए द्वारा यह तख्ता पलट करवाया गया था, और बाद में हाल फिलहाल में करीब 8-10 वर्ष पहले आया कि हाँ सीआईए ने कराया था। और उसमें और आज के ट्रंप में ये अंतर यह है कि ट्रंप खुलेआम कहते हैं, और उनका एक फ्रेज है, इसको हमेशा याद करें, मैक्सिमम प्रेशर।
यानी हम सबसे अधिक जहां तक दबाव है डालेंगे। उन्होंने यहां भी तक कहा है कि यदि रशिया नहीं तैयार होता है तो हम नए नए तरह के उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, उनके बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। वो हम्म। बकवास कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम्म। और दूसरी तरफ जो है वह पूरा आर्म्स अम्युनिशन से सब कुछ दे रहे हैं, ताकि यूक्रेन जो इस आने वाले समय में मान लीजिए है, कहीं यूक्रेन की सेना भी ध्वस्त ना हो जाए। इस युद्ध बंदी के जो आसार आ रहे हैं उसका असर यूक्रेन के सैनिकों पर पड़ रहा है। वो लड़ना नहीं चाहते, क्यों मरे? जब 3 साल के लड़ने के बाद से हम अपने सारे क्षेत्र जापोरिजिया, खार्किव ये सब छोड़ रहे हैं, हमारी इतनी बर्बादी हो गई, और तब हम्म। हम क्यों लड़े? वहां की क्या जनता भी करे, हम क्यों लड़े? क्या इसलिए तो नहीं ट्रंप अपनी सेना और सैटेलाइट फिर से यूक्रेन को दे रहे हैं कि यूक्रेन को तो उन्होंने दबा लिया, अब अपनी सेना और सैटेलाइट के जरिए वो पुतिन पे दबाव बनाएंगे, देखो भाई हमारी बात माननी पड़ेगी, हमें ऊपर रखना पड़ेगा। उसी का हिस्सा है मैक्सिमम प्रेशर, यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो उनकी क्षति हुई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसी का है कि जो हम पीछे श्रिंक हुए हैं, यूएस डॉलर हो, मिलिट्री हो, अफगानिस्तान में इनका बैंड बजा, यहाँ यूक्रेन में बज ही रहा है। और हम्म। ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट में सीरिया के पतन होने के बावजूद भी कोई भारी इनकी जीत हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां हम्म। भी फिर से प्रतिरोध उठ रहे हैं, और इसीलिए जो बचा हुआ है उसको रोक के करके और ठीक मैक्सिमम है। प्रेशर के साथ। लेकिन पुतिन मुझे नहीं लगता है झुकने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक लाइन में जरूर कहूंगा कि आज अमेरिकी साम्राज्यवाद को यदि सही में कोई हम्म। जबरदस्त टक्कर दे रहा है तो वह है रूस, ना कि चाइना। जी। चलिए, और अब हम अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करने जा रहे हैं, और यहाँ पर पहला अपडेट है कि 15% शेयर गिर गए टेस्ला के, क्योंकि पूरे अमेरिका में उसके डीलर जहां भी हैं वहां उन पर हमले हो रहे हैं। तो ट्रंप ने एक आइडिया निकाला, कहा कि मैं भी टेस्ला की कार खरीद लेता हूं, तो भैया तेरे खरीदने से क्या शेयर ऊपर आ जाएंगे? पेटीएम की जो बात थी उसके भी प्रचार करते रहे हमारे नरेंद्र मोदी, है ना। और जब आपको याद होगा कि जब पहला किसान आंदोलन जबरदस्त चला था, और उसमें उन्होंने कई जगह जो रोड टैक्स था, हर जगह टोल टैक्स, उसको तोड़ दिया था हमारे किसान भाइयों ने, और हम्म। बंद कर दिया था। और जो जो अंबानी अदानी के जो इन्हें घर बना रखे थे कि हम खरीद के लाएंगे और अपने इसमें गोडाउन में भरेंगे, उसको बर्बाद कर दिया था। उस पर हम्म। काफी हंगामा किया था, यहां तक कि श्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे कि इनको अब बर्बाद ना करें। हम्म। दिल पर लगता है। तो उसी हम्म। तरह से एलॉन मस्क पे यदि खतरा आता है, इनके हम्म। कई जगहों को, जो टेस्ला का है जो आग लगा दिया गया, कई जगह बंद हुआ, जनता आ गई है, तब इनके बचाव में, हालांकि हम्म। ट्रंप केवल एक डिप्लोमैट डिप्लोमैट नहीं है, केवल एक पॉलिटिशियन नहीं है, राष्ट्रपति तो खैर ही है, एक पूंजीपति भी इसके बावजूद एलॉन मस्क के साथ से है। उन पे हम्म। हमला हो तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और हम्म। इसलिए इन्होंने यहां तक कह दिया है, जब इनसे पूछा पत्रकार ने, यह हम्म। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, जी। कि क्या जो आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, वह एक तरह का टेररिस्ट एक्ट है क्या? इसको घोषणा हम्म। करेंगे? तो उन्होंने कहा यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। दो दो बार दोहराते हम्म। हैं कि उसको हम डोमेस्टिक टेररिस्ट वायलेंट उसको हम करार करेंगे। और साथ हम्म। साथ एक टेस्ला कार खरीद रहे हैं, जनता को बताने के लिए कि बहुत बढ़िया कार, इसको खरीदो, इसको बुलाओ नहीं जो कि इनका बुड़ रहा है। जी। चलिए, अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। और अभी आपने एक लाइन बोली थी कुछ देर पहले कि पूरी दुनिया में अमेरिका का अगर कोई समझता है या ट्रंप को समझता है तो वो है रूस, पर मुझे लगता है ईरान और उसके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, वो भी बखूबी समझते हैं। जेलेंस्की की जो है जलालत के बाद, अपमान के बाद, उन्होंने अपने राष्ट्रपति से कहा कि देखो उससे बात मत करो, वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा। आज उनका राष्ट्रपति पिछले 6-7 महीने में पहली बार खुलकर बोला है कि जो करना है वो करो, हम बात नहीं करेंगे ट्रंप से। इसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि डू वट एवर द हेल यू वॉन्ट, यानी जो आपने हिंदी में कहा वही बात है। और इससे यह भी लगता है कि पेजिशकियान जो शुरू में जितना भी बेचारे कूदे थे कि हमारे ऊपर जो व्यापार का प्रतिबंध लगा हम फिर से उसको खत्म करवाएं, एटॉमिक पावर पे जो भी है हम उसके शांतिपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनर्जी और दूसरे कारणों से हम उसका मिलिट्री यूज नहीं कर रहे हैं। आईएईए को उन्होंने काफी छूट दी, क्या क्या हमारे यहाँ खोज करें। लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे हैं, यह कह रहे हैं कि 60% संवर्धन क्यों कर रहे हैं, हम एक एक जगह घुस के देखेंगे। यानी देखिए, घुसने के जगह क्यों देखने की बात नहीं, हो जाएंगे तो उस लोकेशन का पता चलता है जो आगे आने वाले समयों में इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका उस पर अटैक करेगा और इसको बर्बाद करेगा, कहीं से भी उसको खड़ा नहीं होने देगा। और इसलिए इनको यह लगा कि भाई जो
ईरान का पहले का विदेश नीति और देश नीति था, देश नीति पर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन विदेश नीति जो है वह कहीं ना कहीं से ये सब के सब अब एक साथ हो गए हैं, चाहे उनका वो पॉलिटिकल लीडर हो या रिलीजियस लीडर हो या वहां के फॉरेन मिनिस्टर हो या यहां तक कि अपोजिशन भी हो, वह अब एक साथ हो गए हैं कि अमेरिका कभी भी हमारे हित के पक्ष में नहीं आएगा जब तक कि हम इजराइल के सामने वैसे ना झुक जाएं जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, जॉर्डन या इजिप्ट नहीं झुके हैं, और इसके लिए ईरान अभी तैयार नहीं है। जी चलिए, अब दूसरी खबर है हुतियों के हवाले से। उन्होंने साफ कर दिया, भैया 4 दिन का जो हमने टाइम दिया था वो पार हो गया है और अब हमले के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, मतलब इनके एक तरह से कहें तो इन्होंने फिर एक आगाज किया है, जो पहले जमाने में होता था ना, दो देशों के बीच में लड़ाई होती थी तो राजा की सेनाएं लड़ने से पहले एक तुरही या क्या बोलते हैं वो बजाते थे कि युद्ध की घोषणा हो गई। नगाड़ा। जी हाँ, नगाड़ा, हाँ जो भी बोले उसका वो करते थे, वो ऐलान करते थे। तो उन्हें ऐलान कर दिया है कि बहुत हो गया, 4 दिन का हमें दिया है। आईडीएफ जो कर रहा था वो सही नहीं है, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे सदर लेबनान हो, चाहे इसराइल में आक्रमण कर रहा हो, यह बहुत गलत बात है। और इसलिए हम फिर से हम नाकाबंदी करने जा रहे हैं लाल सागर का, यानी रेड सी का, और उसे जितने भी सटे हुए बाकी जगह हैं हम उनको नहीं देने देंगे। और देखते हैं कि इस पे ईरान की कहां तक सहमति होती है, बाकी रेसिस्टेंट फोर्सेस का क्या है और किस तरह से चीजें बनती है। बाय द वे, अमेरिका ने इस बीच में घोषणा की है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वह फिर से बात करवाएंगे, पैलेस्टीन गवर्नमेंट, हिजबुल्लाह नहीं, ताकि जो, नहीं, लेबनान, लेबनान गवर्नमेंट सर, लेबनान। सॉरी लेबनान, लेबनान, हाँ हिजबुल्लाह नहीं, लेबनान, ताकि जो 5 पोस्ट इन्होंने नहीं छोड़ा जो पहाड़ियों पे ऊंची जगह पे हैं, ताकि वो लेबनान के अंदर तक झांक कर सकते हैं, इनके टैंक वगैरह या इनके आर्टिलरी दूर तक मार कर सकते हैं। और वह जो एक तरह से कहें तो कंटेंशियस मतलब है कि किसका है वह है, अब उसको यह नहीं कर रहे हैं कि वह लेबनान का है, वह कर रहे हैं कि दोनों के बीच में विवादित क्षेत्र है। ये देखिए कैसे ये शब्दों का झोल करते हैं। यह दक्षिण पंथी इसमें बहुत माहिर है, इसमें संदेह नहीं है, खासकर वो अंग्रेजी में बोले या दूसरे भाषा में बोले। लेकिन जो भी हुतीज ने आगाज किया है, हालांकि हुतीज को तैयार होना चाहिए कि पूरे यमन के लिए खतरा है, क्योंकि अभी बाय द वे अकेले थकेले हैं, लेकिन और भी यह एक हल्की सी चिंगारी है फिर से मिडिल ईस्ट में एक एक्सप्लोड करने के लिए। और यदि 30 दिन का नहीं संबंध होता है, नहीं संधि होता है, युद्ध बंदी होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो यहां भी भड़केगा मसला। जी चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां जो घट रहा है उसका यहाँ पे असर है और यहाँ जो घट रहा है उसका वहां पे असर है, और रूस और अमेरिका उसके पीछे हैं और वो किस तरीके से पूरा खेल खेल रहे हैं, कौन उनके प्यादे हैं, कहां से कौन उछल रहा है, कौन कूद रहा है, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा क्लियर होने वाला है, और कौन कितने पानी में ये भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।